तो दोस्तों आज मैं 1991 में आई एक अमेरिकन हॉरर मूवी द रेजरेक्टेड को एक्सप्लेन करूंगा, जिसको द एंसेस्टर एंड द शटर ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.3 स्टार्स आउट ऑफ 10। इसके डायरेक्टर हैं डैन ओबैनन। ये मूवी एक अडेप्टेशन है HP लवक्राफ्ट नोवेला द केस ऑफ चार्ल्स डेक्स्टर वार्ड की। एंड आपको तो पता ही है कि जहां पर HP लवक्राफ्ट आ गए मूवी तो बेहतरीन होनी ही है। और ये पूरे YouTube में पहली एक्सप्लेनेशन है इस फिल्म की, और ये एक हिडन जेम है। और हाल ही में मैंने एज द गॉड्स विल मूवी को एक्सप्लेन किया है। शायद से सबके पास में इसकी नोटिफिकेशन नहीं गई है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर जरूर चेकआउट करिएगा। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत एक इंस्टीट्यूट या फिर असाइलम से होती है, जहां से जॉन नामक व्यक्ति बाहर निकलता है, जहां पर चार्ल्स डेक्स्टर वार्ड का सूटकेस नीचे ग्राउंड पर असाइलम वालों को और जॉन को मिलता है। क्लियरली यहां पर जॉन कुछ चालाकी करता है, जिसके बारे में हम एंड में बात करेंगे। तभी हम सेम व्यक्ति यानी कि प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर जॉन मार्च के हाथ को पूरी तरह से खून में लथपथ देखते हैं, जो कि एक रिकॉर्डर पर बात करता है। चार्ल्स डेक्स्टर वार्ड का केस क्लोज हो गया है, लेकिन जो उसने देखा है वो कभी भी भूल नहीं पाएगा। और यहाँ से वो स्टोरी नरेट करना शुरू करता है, जहाँ से सीन शिफ्ट होकर 3 हफ्ते पहले पहुंच जाता है, जहाँ पर हम चार्ल्स की वाइफ क्लेयर को देखते हैं, जो कि बैठकर काफी कैजुअली जॉन को ये बताती है कि चार्ल्स घर से बाहर जा चुका है और पुलिस कल रात आकर बहुत सवाल पूछ रही थी एक ह्यूमन रिमेन्स के बारे में, जो कि चार्ल्स ने ऑर्डर किया होता है। और उसकी उसके हस्बैंड से 2 हफ्तों से बात तक नहीं हुई है और वो उसे अवॉइड करने की कोशिश करता रहता है। अब यहाँ पर जॉन अपना रिकॉर्डर ऑन करता है और क्लेयर से ये पूछता है कि चार्ल्स घर से गया क्यों है। तो क्लेयर उसे ये बताती है कि वो सेनेटर के री इलेक्शन कैंपेन के लिए एक फंड रेजिंग इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां से चार्ल्स अचानक किसी काम से चला जाता है और वो एक लकड़ी से बने हुए घर में जाकर पता नहीं कुछ ऐसा करता है जिससे क्लेयर को बहुत तेज चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। और उसके और चार्ल्स के बीच काफी बड़ा झगड़ा भी हो जाता है, जिसमें वो उसे ये कहती है कि अब वो यहाँ से चला जाए और कहीं और जाकर काम करे। अगली सुबह वो आकर देखती है कि चार्ल्स अपने घर के सामने वाले उस एक्सपेरिमेंटल रूम से सामान शिफ्ट कर रहा होता है, और वो आकर क्लेयर को सॉरी बोलता है। जहां पर क्लेयर के इस सवाल पे कि आखिर वो कर क्या रहा है, उस पर वो ये कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो उसे सब कुछ जल्दी ही बता देगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर वापस जॉन के ऑफिस की तरफ जाता है, जहाँ पर क्लेयर ये कहती है कि वो ये जानना चाहती है कि आखिर उसका हस्बैंड कर क्या रहा है। और यहाँ से इस केस की शुरुआत हो जाती है, यानी कि इस कहानी की। जॉन चार्ल्स के घर पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उस लोकेशन को मैप पर वो ढूंढ नहीं पाता। तब वो एक कारखाने में एक इंसान को देखता है, जो कि खुद कुत्तों का खून साफ कर रहा होता है, और वहां पर बहुत गंदी स्मेल भी होती है। यहाँ पर वो इंसान उससे ये कहता है कि अगर उसे चार्ल्स तक पहुंचना है तो वो यही स्मेल को फॉलो करता जाए। जॉन इस स्मेल को फॉलो करते हुए चार्ल्स के यहाँ पर पहुंच जाता है, जो कि एक सिमेट्री के घर के पास होता है। यहाँ पे जॉन अपनी एक फेक ID लेकर खुद को एक पुलिस ऑफिसर बताने के तौर पर अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन पहली बार में कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। वापस खटखटाने पर दरवाजा खुलता है और एक अनजान व्यक्ति दरवाजा खोलता है, और उसके तुरंत बाद ही चार्ल्स भी वहां पर आ जाता है। जॉन काफी कोशिश करता है अंदर घुसने की, लेकिन बिना वारंट के चार्ल्स उसे अंदर आने नहीं देता और उसे बैक आंसर करके उसे झूठ भी बोल देता है कि इतनी गंदी स्मेल जानवरों के रिमेन्स की होती है। वो ये कहता है कि वो जल्दी ही उनको दफना देगा। यहाँ से जॉन को ऐसा लगता है कि मे बी सच में क्लेयर और उसके बीच में परेशानी होगी, जिसके चलते ये सब इतनी बड़ी बात नहीं है, और यहाँ पर वो अपना काम करने के लिए रुका होगा, एज वो एक केमिकल इंजीनियर है। मे बी ऑल ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ हिज रूटीन। खैर वहां से लौटकर जॉन अपने असिस्टेंट लॉनी से इस बारे में पता करवाता है और जानने की कोशिश करता है कि आखिर वहां पर ऐसा है क्या। तो लॉनी उसको ये बताता है कि पुलिस की रेड में 8 बॉक्स में असली इंसानों की हड्डियां मिली हैं, और ये भी इस चीज में कुछ लोग उसे ड्रग स्मगलिंग की जगह कॉप स्मगलिंग कह रहे हैं। और उन सारे स्मगल्ड हड्डियों में जो एक चीज सिमिलर होती है वो ये है कि वो सारे के सारे या तो जादूगर थे या फिर किसी कल्ट के मेंबर थे। अगले सीन में हम जॉन को और क्लेयर को साथ में डिनर करते हुए देखते हैं। वो उसको सब कुछ बताता है जो कि उसको अब तक पता चला था, और उसके मन में आए सवाल भी बताता है, जो कि ये होते हैं कि अगर उसने उस बॉक्सेस में उन हड्डियों को मंगवाया है तो उसने पुलिस के आने वक्त तक उसको क्यों रखा, और जिस कंपनी से ये हड्डियां आई हैं ऐसी कोई कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती।
फिर यहाँ से जॉन उससे ये पूछता है कि उसने इस कदर वियर्ड बिहेव करना कब से शुरू किया। तब वो उसको ये बताती है कि किसी रिलेटिव ने उसको अपनी विल में एक शिपिंग ट्रंक दी थी। वो उस ट्रंक को देखकर तब से ही अजीब बिहेव करने लगा है। उस ट्रंक के अंदर वैसे तो सब कुछ खाली फैमिली पेपर्स, विल्स, लेटर्स, फैमिली ट्रीज और यही सब था, और उसने ट्रंक में काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया था। और क्लेयर ये भी बताती है कि उन पेपर्स में मेंशन किया गया है कि जेकब वॉर्ड का पिता जोसेफ कर्विन था, जो कि किसी तरह के मैजिशियन थे, और उनके पास में पोटॉक्सेट वैली में एक फार्म हाउस भी है। और वो दोनों उस फार्म हाउस में घुसकर देखते हैं कि कोई उस घर में नहीं रहता। यहाँ पर चार्ल्स अलग अलग कमरों में जाकर चेक करता है और वहाँ उसे कर्विन का एक पोस्टर दिखता है, जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग होता है। शॉकिंग इसलिए क्योंकि चार्ल्स की शक्ल हूबहू जोसेफ कर्विन से मिलती जुलती थी, और यहीं से ही चार्ल्स बहुत सारी चीजें छुपाने लगा और ऐसे सीक्रेट्स को दबाने लगा। अब क्लेयर जॉन को भी उस स्टोर रूम को और उस पेंटिंग को दिखाती है। स्टोर रूम में जाकर वो ट्रंक को देखता है जो कि खाली होता है। वहां पर उसे बीफ का खून और कई अजीब चीजें दिखाई देती हैं। यहाँ से जॉन को ये खबर मिलती है कि चार्ल्स के नेबर की मौत हो गई है, और वो वहां पर अंदर जाकर देखता है कि फैनर को बहुत ही गंदी तरह से मारा जा चुका है, और वहां पर उसकी लाश नहीं बल्कि सिर्फ हड्डियां पड़ी होती हैं। पुलिस यहाँ पर ये अनुमान लगाती है कि ऐसा किसी जानवर ने किया है, लेकिन जॉन को इस चीज पर काफी ज्यादा शक होता है। जॉन अब इन सब के चलते अपने ऑफिस में ही सो जाता है और उसको भयानक नाइटमेयर्स भी आने लगते हैं। सुबह सुबह क्लेयर उसको एक टेप देती है और जॉन उसको फैनर की मौत के बारे में भी बताता है। उस टेप के अंदर चार्ल्स क्लेयर को ये कहता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, और ये भी कि वो डॉक्टर ऐश से दूर रहे। जॉन क्लेयर को चार्ल्स से मिलाने ले जाता है उसी घर में। यहाँ पर क्लेयर ये देखती है कि चार्ल्स की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और वो डॉक्टर ऐश के अंडर ट्रीटमेंट में है। यहाँ पर क्लेयर उससे ये पूछती है कि वो क्या कर रहा है, जिस पर चार्ल्स उसे 6 हफ्तों तक शांत रहने के लिए कहता है और वहां से क्लेयर और मार्च को भगा देता है। उसकी आवाज काफी ज्यादा बूढ़ों की तरह लग रही थी। यहाँ पर जॉन उसके बाद बड़े ट्रक्स में गए पार्सल की इंक्वायरी करता है कि वो काफी ज्यादा पैमाने पर एनिमल ब्लड ऑर्डर करता है, जिसके अंदर वो फ्रेश ब्लड भी मंगवाता है, जो कि काफी ज्यादा वियर्ड था। अब जॉन अपनी टीम के साथ में बैठकर ये कहता है कि चार्ल्स के काम में जब तक इंटरफेरेंस नहीं करेंगे तब तक हम उसका अटेंशन नहीं ले पाएंगे। जॉन पुलिस को लेकर वार्ड के पास पहुंच जाता है और उसके दोस्त को पकड़ लेता है, लेकिन चार्ल्स एक साइको की तरह अपनी ही बीवी के गले पर चाकू रखकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब हो जाता है और पकड़ा जाता है। चार्ल्स को हॉस्पिटल लेकर आया जाता है, जहां पर वो पागलों की तरह रिएक्ट करता है, जैसे कि उसको किसी ने पजेस कर लिया हो, जिसके चलते उसके हाथों को बांध दिया जाता है, एज उसको बहुत ही ज्यादा ब्लड और फ्लैश खाने की क्रेविंग्स हो रही थी। यहाँ पर उसको एक थेरेपी भी दी जाती है, जहाँ पर वो उसे कुछ काफी बुरा होने का संकेत देता है। डॉक्टर्स उसे कोई दिमागी बीमारी का नाम दे देते हैं। उसी रात जॉन को ट्रंक के अंदर से एजरा नाम के व्यक्ति की 1771 की डायरी मिलती है, जिसको वो सबके सामने पढ़ता है, जिसमें जोसेफ के बारे में लिखा होता है कि जोसेफ विचक्राफ्ट यानी कि काला जादू करता था। यहाँ पर जोसेफ की वाइफ एलिजा का अफेयर एजरा के साथ में था। एलिजा एजरा को ये बताती है कि कैसे जोसेफ जानवर की बॉडी और ह्यूमन बॉडीज मंगाता रहता है, जिसके चलते एजरा जोसेफ पर नजर रखने लगता है, जहाँ पर उसने और गाँव वालों ने जादू से बनी हुई बॉडी को जिंदा जला दिया था, जिसकी बॉडी उनको पानी में मिली थी। अब जोसेफ कर्विन से परेशान होकर उसके घर पर हमला करने सभी लोग चले जाते हैं, और वहां पर कर्विन की बीवी ये कहती है कि वो प्रेग्नेंट है जोसेफ के बच्चे के साथ, और अब डायरी में उसके आगे कुछ भी लिखा नहीं होता। एंड उसके बाद में कर्विन का क्या हुआ था किसी को कुछ भी नहीं पता, मीनिंग कि चार्ल्स के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर जोसेफ थे। तभी टीवी पर 2 मर्डर्स की न्यूज दिखाई जाती है और सब सोचने लगते हैं कि अब वो क्या करें। तो वो गन्स लेकर उस घर में जाने का डिसाइड करते हैं और उन्हें वहां पर एक हिडन टनल मिलती है, जिसमें से बहुत ही गंदी स्मेल आती है। वो अंदर जाकर देखते हैं, जहां पर क्लेयर को एक दरवाजा मिलता है, जिसके अंदर से उन्हें काफी सारी किताबें और अजीब एंटीक्स दिखते हैं, और एक बुक भी मिलती है जो कि कर्विन की लिखी हुई होती है। उस बुक के अंदर कर्विन ने मरे हुए लोगों को जिंदा कैसे करा जाए इसके बारे में लिखा हुआ था। वो पढ़ के उस कमरे में जाते हैं जहां पर दीवार पर कई सारे अर्न्स रखे होते हैं, जिसके अंदर ह्यूमन रिमेन्स थे। इससे उनको ये पता चलता है कि कर्विन पूरी जिंदगी जीना चाहता था और ये एक तरीके से उसका अमर रहने का तरीका है। यहाँ से वो जाकर टेबल पे पड़े हुए लिक्विड को उन एशेस के ऊपर डालता है, जो कि धीरे धीरे उभर कर एक हाथ के रूप में बदल जाता है, जिसको देखकर इन्हें यकीन नहीं आता। यहाँ से वो तीनों एक और तरफ जाते हैं, जहाँ पर जब वो अंदर लाइट डालकर देखते हैं तो काफी खौफनाक चीज उनको दिखाई देती है। वो ये देखते हैं कि अंदर एक हड्डियों का ढांचा है जो कि खून में लथपथ था, और वो एक असली इंसान की तरह
हिलते हुए उनको दिखता है जो कि उठना चाह रहा हो, जो कि कर्विन के द्वारा किया गया एक एक्सपेरिमेंट होगा। अब जैसे ही वो सब वापस जा रहे होते हैं तब उनको अपने बगल में एक स्केलेटन उठकर उन पर हमला करने की कोशिश करता है, जिसमें उनका फ्रेंड लॉनी उसी खाई में गिर जाता है जहां पर उन्होंने उस जिंदा हड्डियों के ढांचे को देखा होता है। वो उसे काफी ज्यादा ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं बच पाता। अब यहाँ से बड़ी मुश्किल से क्लेयर और जॉन बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और रास्ते में जाते वक्त बॉम्ब गिरा देते हैं। काफी सावधानी से वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में उनको चार्ल्स वॉर्ड का सूटकेस भी दिखता है और वो उसको वहां से ले आते हैं। वहां से बाहर आकर वो उस विला को पूरी तरह से ब्लास्ट कर देते हैं। जॉन क्लेयर को हॉस्पिटल लेकर आता है और वहां डॉक्टर से उसको ये पता चलता है कि क्लेयर प्रेग्नेंट है। जॉन अपने ऑफिस में आकर उस सूटकेस को चेक करता है जिसमें उसे केवल हड्डियां मिलती हैं। ये देखकर वो सीधा उस असाइलम में जाता है जहां पर चार्ल्स को बंद किया होता है। जॉन उसे ये बताता है कि उसने विला को पूरी तरह से ब्लास्ट कर दिया है और ये तक कि वो खुद चार्ल्स नहीं है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। असल में यहाँ पर ये जो चार्ल्स के रूप में बैठा हुआ है वो कोई और नहीं बल्कि जोसेफ कर्वन है। वो ये भी कहता है कि उसका कोई भी विश्वास नहीं करने वाला और जॉन के पूछने पर यह बताता है कि उसने चार्ल्स को मार दिया है और चार्ल्स उस सूटकेस में पड़ी हड्डियों में है। वो जॉन को ये भी बोलता है कि चार्ल्स ने ही उसको जिंदा किया है। और यहाँ पर एक और शॉकिंग चीज पता चलती है कि डॉक्टर ऐश कोई और नहीं बल्कि वही खुद जोसेफ कर्वन होता है। लेकिन लेटर ऑन हुआ ये कि चार्ल्स को ये सब गलत लगने लगा और बस कर्वन ने उसको जान से मार दिया। आपको याद होगा कि चार्ल्स ने अपनी बीवी के लिए एक रिकॉर्डर छोड़ा था जिसमें उसने ये कहा था कि उससे गलती हो गई है और डॉक्टर ऐश से वो हर हालत में दूर रहे। तो उस टाइम पर चार्ल्स को ये रियलाइज हुआ था कि उसने कर्वन को जिंदा करके गलती कर दी है। इस रिकॉर्डिंग के बाद ही कर्वन ने चार्ल्स को मारकर खा लिया था। टाउन में जितने भी मर्डर्स हो रहे थे इंक्लूडिंग देयर नेबर और जो मांस खाया जा रहा था वो कर्वन ही कर रहा था। उसको हेल्दी होने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड और फ्लैश की जरूरत थी जैसा कि किताब में लिखा हुआ था। वो जॉन को अपनी रिसर्चेस के बारे में बताता है कि वो इस पूरी धरती पर राज कर सकता है और यहाँ तक कि उसने टाइम पर भी अपना कंट्रोल पा लिया है। वो ये भी बोलता है कि आसमान में तारे तक उसकी मर्जी के बिना हिल नहीं सकते। कर्वन अचानक से ही अपने बंधे हाथों को अपनी शक्ति से खोलकर जॉन को मारने लगता है कि तभी वहां पर एक नर्स आकर उसे रोकने की कोशिश भी करता है लेकिन कर्वन उसे बहुत ही बुरी तरह मार डालता है। वो उसका सर उसके धड़ से ही अलग करके दूर फेंक देता है और जाकर जॉन के कंधे का एक पार्ट भी खा लेता है। बेसिकली उसने एक ऐसा केमिकल बनाया था जिससे किसी भी एनिमल या फिर ह्यूमन रिमेन के ऊपर डालने से वो जिंदा हो जाया करते थे। इस केमिकल का नाम रिफ्लक्स होता है। अब यहाँ पर जॉन चालाकी करता है और उस केमिकल को चार्ल्स की हड्डियों पर डाल देता है जिससे कि वो एक स्केलेटन के रूप में जिंदा हो जाता है और कर्वन को पकड़ लेता है। लेकिन होता यह है कि उन दोनों के बीच में कुछ अजीब केमिकल रिएक्शंस होने लगते हैं जिससे दोनों ही ब्लास्ट हो जाते हैं और जॉन वहां से चार्ल्स का सूटकेस बाहर फेंककर आराम से बाहर चला जाता है, जो कि इस मूवी का स्टार्टिंग सीन है। जॉन ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो ये दिखाना चाहता था कि चार्ल्स यहाँ से कहीं दूर भाग गया है और जो कुछ हुआ है उसका सच क्लेयर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जॉन इस केस को अपनी उसी स्टेटमेंट के साथ में क्लोज करता है कि जो कुछ भी हुआ वो उस पर कभी भी यकीन नहीं कर पाएगा और वो ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म द रेजरेक्टेड की कहानी। पर्सनली मुझे ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी। इसको देखने में काफी मजा आया। थोड़ा सा डिफरेंट माहौल था इस मूवी के अंदर। 90s के हिसाब से ये एक स्ट्रॉन्ग मूवी है। इस मूवी ने इसकी क्लासिक नॉवेल का काफी अच्छा और सटल एडेप्टेशन दिखाया है। ये मूवी काफी स्मार्ट थी और ये मूवी वन टाइम वॉच जरूर है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस महीने में आपको एक बहुत ही तगड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। आप बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाओगे। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए